एक लड़ाई जो कभी एनसी वर्सेस बीजेपी हुआ करती थी वो आज बीजेपी वर्सेस बीजेपी है कालाकोट में। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी और सुननी पड़ेगी। मैं हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ जाहिर की है। सर क्या नाम है आपका? सर दिलबाग सिंह ठाकुर। दिलबाग जी, हम पुराना जो आपका किस्सा है जो रंजिश चलते आ रही है वो क्या है वो जानना चाहेंगे। सर ये रंजिश लगभग 5-6 साल से चलती आ रही है। लगभग 5-6 साल हो गए जब से जिस दिन से हमने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा है जी। ठीक है। और 6 साल से इस चीज़ को फेस करते आए हैं, बर्दाश्त करते आए हैं। और मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका है कि सब मतलब कि हमारे रास्ते, बिजली, पानी, सिर्फ आंधी बेसाफ़ कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। वो एनसी के थे? वो एनसी के थे। वो आपको चाहते नहीं थे? वो हमें चाहते नहीं थे। और ख़ासकर पर्टिकुलरली उस डोमिनेटेड एरिया में जो सियालसी है, मेरा घर और ठाकुर यशपाल सिंह का आमने सामने घर है। और उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि इस हमारे गढ़ में ये बीजेपी का झंडा कैसे उठा लेता है। ये चीज़ देखते हुए 5 साल से 6 साल से स्ट्रगल करता सबको एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठियाँ लिखी कि सर इन पर एक्शन लीजिए, लेकिन आज दिन तक 10 से मस नहीं हुई। बीजेपी में कब से हैं? लगभग सर 6 साल। 6 साल हो गए आपको। यस। तो बीजेपी ने आपका सपोर्ट नहीं किया? सर मैंने सबको, रैना जी से भी बात की है, अशोक कौल जी से भी बात की है। आज नहीं, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले सबसे मिला हूँ, सारी अपनी बात रखी है। लेकिन उनकी तरफ से तो फिर फाइनली एक बार मेरी पीछे रिसेंटली रैना जी से बात हुई कि रैना साहब ये इस तरह के गुंडे लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं। क्योंकि रैना साहब खुद जानते हैं इनका रिकॉर्ड, क्योंकि वहीं से बिलोंग करते हैं, खुद जानते हैं। तो उन्होंने कहा दिलबाग जी हम बैठे हैं यहाँ हमारी पार्टी के यहाँ पे, आप पार्टी के लिए काम करिए और इन गुंडों को हम ठीक कर देंगे। जी। आपने कुछ कंप्लेंट्स भी यहाँ पे? सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सी कंप्लेंट्स हैं। मैंने सबको इस तरह से लोगों को दिखाएंगे। जी 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 ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखी है जी जी, ये फाइनली यस। ये लिखी है आपने 11/3/2020 को। तो इस पे क्या एक्शन हुआ? सर अभी तक कुछ नहीं है। और क्या है? कोई एक्शन नहीं हुआ है। दूसरी सर हैं तो बहुत सी, एक्चुअली दूसरी फाइल पड़ी हुई है। ये कंप्लेन सर, ये कंप्लेन वो है, ये पर्टिकुलरली कंप्लेन वो है जिसमें सर मैंने लिखा हुआ है रिमाइंडर रिगार्डिंग ग्लेयरिंग एक्शंस ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट इलीगल लार्ज स्केल ऑफ लिक्विड्स ऑन शॉप एट मेन मार्केट सियालसी। ये कौन सी सियालसी, कौन सी मार्केट है? यहाँ एमएलए साहब, यहाँ रणधीर साहब, यहाँ मैं रहता हूँ। और उसमें ये सर पिछले कई सालों से वहाँ इतनी वाइन, इतनी शराब बेची जा रही है कि इतनी कालाकोट जब मेन मार्केट, मेन बाज़ार है, वहाँ पे नहीं बेची जा रही। क्योंकि सही बताऊँ उसके साथ मैंने ये चीज़ अटैच की है क्योंकि इनका धंधा, इनका काम ही यही था। ये सर रिटायर IAS ऑफिसर अमंग सेवरल फाउंड गिल्टी ऑफ चीटिंग फॉर्जरी आफ्टर 24 ईयर्स। ये 24 साल बाद सर अभी ये इनके खिलाफ चार्जशीट सामने लाई गई है और इनमें इनको गिल्टी करार दिया गया है, प्राइम फेशिया गिल्टी करार दिया गया है। और जिसमें फॉर्जरी और चीटिंग में, एक्साइज स्कैम में, शराब के स्कैम में, और इसी तरह का काम धंधा ये सियालसी में भी वहाँ पे जारी रखा हुआ है। सबको चिट्ठी लिखी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। मतलब आपका रास्ता रोकना, आपका धमकाना, आपके साथ मतलब उस तरह की मिसबिहेविंग करना वो लगातार जारी रहा? लगातार जारी है सर पिछले इतने 5-6 सालों से। लेकिन हमने भी देखो सर, हमने भी हार नहीं मानी, हम भी स्ट्रगल करते रहे। कितना करोगे हिरासमेंट, कितना करते रहो, हम देखते रहे। और लेकिन हमारी चुप्पी का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने सोचा कि बच्चा डर गया है हमारे दबदबा, लेकिन हमने सरेंडर करके उनके कदमों में नहीं किए और ना ही जाएंगे कभी। तो दिलबाग जी, बीजेपी में आप हैं, किस पोस्ट पे हैं कालाकोट से? सर पोस्ट तो कोई डेजिग्नेटेड बड़ी पोस्ट में नहीं हूँ, एक वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। यस। तो अब जिस तरह से उनके जो ब्रदर हैं उनको बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया है, पहले तो एक दूसरे को गालियां देते थे, अब वो गंगा जल में नहा चुके हैं, तो उनको किस पोस्ट पे रखा गया है? वो सर उनको स्टेट प्रधान बना दिया गया, किसान मोर्चा का वाइस स्टेट प्रधान बना दिया गया है। जो 35 साल से एनसी का लीडर था, आज वही एनसी का लीडर 2 महीने पहले अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देखते हुए, क्योंकि पॉलिटिकल फ़ायदा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 35 साल जिसने राज किया वहाँ पे, जैसे हमारे कद्दावर नेता जो एनसी के थे, फ़ारूक साहब, उमर साहब, जैसे उन्होंने सोचा कि ये अंदर हो गए सारे और कहीं हमारे ऊपर भी शिकंजा कसा ना जाए सरकार की तरफ से। ये चीज़ देखते हुए वो पार्टी को, एनसी को क्विट करके बीजेपी में जंप कर गए। जी। तो अब ये जब से उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया तब से तो आपके साथ उनका बिहेवियर अच्छा हो गया होगा? नो, कभी नहीं। अब तो एक घर हो गया? नो, बात ही नहीं उनसे हुई। घर, हाँ पार्टी घर एक हो गई है। मैं
मैं एलिगेशन जो लगा रहा हूँ पर्टिकुलरली रणधीर सिंह के ऊपर लगा रहा हूँ, ना कि पार्टी के ऊपर लगा रहा हूँ। अब पार्टी के मेंबर तो हैं ही, वो पार्टी के साथ में यस, अब मेरी पार्टी के साथ हैं, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, रणधीर सिंह के खिलाफ बोल रहा हूँ कि रणधीर सिंह अब मेरी पार्टी में आया। ऐसा थोड़ी ना रणधीर सिंह 2 महीने पहले मेरी पार्टी में आया, इससे 5-6 साल से जब मेरे साथ टॉर्चर मुझे कर रहा है, हमारी फैमिली में हरासमेंट कर रहा है, तभी तो वो एनसी में था। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक कार्यकर्ता के साथ जो कि 6 सालों से एक जुड़ा हुआ है, जी, लॉयल कार्यकर्ता है, उसके साथ इस तरह की हरकतें हो रही है और उसी बंदे को आप उठा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। सर यही तो बड़े अफसोस की बात है। ऊपर से पार्टी की डायरेक्शंस हैं, ऊपर से पार्टी के एजेंडे में ये चीज़ लिखा गया कि बीजेपी में कोई क्रिमिनल बंदा नहीं आएगा, और इवन कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का भी वायलेशन हो रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी नेता आता है वो इलेक्शन लड़ता है, उसका सारा रिकॉर्ड देखा जाए, पिछला रिकॉर्ड क्या है। इस चीज़ को देखते हुए इस क्रिमिनलों को पार्टी में लाया गया और आम बंदे को, आम वर्कर्स को इग्नोर करता है। अब कहने वाली बात ये है कि ऊपर से हम कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, रैना साहब से कई बार हमने सुना है कि आप भी सुनते होंगे कि एनसी एंटी नेशनल पार्टी, एनसी एंटी नेशनल पार्टी, पाकिस्तानी पार्टी, ऐसा। अब मुझे उसी एनसी का लीडर अपनी बीजेपी में ले आए हैं। अब ये क्या मिक्सअप कैसा हो गया? ये बड़ी सोचने वाली बात है ना सर। यहाँ पे बीजेपी पे तो वैसे भी एलिगेशंस लगते रहते हैं ना कि वो एक वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे जो भी जाएगा धुल जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। अब शायद ये भी धुल के आ गया, मुझे रणधीर सिंह ये भी साफ़ होके वॉशिंग मशीन में सर्फ एक्सेल से साफ़ होके बीजेपी में आ गया है। लेकिन हमें नहीं लगता, इसकी आइडियोलॉजी वैसी है पुरानी जो 30 साल 35 साल पहले थी। उनका गुंडा राज आज भी जारी है, आज भी करते आ रहे हैं। और गुंडा राज क्या, वहाँ जंगल राज कहेंगे इस चीज़ को हम। और क्या कहें, रूल ऑफ लॉ की तो वहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं काफ़ी टाइम से, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इससे हम फाइनली, ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, सीनियर मोस्ट, वो नाराज़ नहीं होंगे आपसे? किस चीज़ को लेकर नाराज़ होंगे वो? उनके बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट को आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, पहले लगा रहे थे वो एनसी के थे, अब तो वो धुल चुके, साफ़ हो चुके हैं। सर धुले हैं, लेकिन शायद उनकी नज़रों में धुल चुके होंगे, मेरी नज़र में वो आज भी क्रिमिनल है। ठीक है, जैसे सर कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ जहाँ बसे हुए हैं ना पिछले 70 सालों से, उनको हम आज भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के नाम से पुकारते हैं, ना कि हैं तो इंडियन। कहा तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहा जाता है, लेकिन जब बीजेपी में आ गया है, और आज मैं इसको आज भी एनसी की नज़र से देखता हूँ और एनसी की आइडियोलॉजी से देखता हूँ। एनसी के ऊपर भी मेरा कोई एलिगेशन नहीं है पर्टिकुलर। एनसी में भी तो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, देवेंद्र सिंह राणा जी जैसे इतने साफ छवि वाले इंसान, वो भी तो पार्टी का अपनी एनसी का नाम बढ़ा रहे हैं। और ये गुंडे साथ देखिए, ये कालाकोट के अंदर कालाकोट के लोगों को इस तरह से हरास कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। ये राज कब तक चलेगा? हम सर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें अपने राइट्स पता हैं, हमारी अपनी ड्यूटीज़ पता हैं, इस चीज़ों को हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इतनी देरी क्यों, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, ये सोची समझी है या आपने अपने जो सीनियर जो लीडर हैं उनसे पूछ के किया है, या अपने उस पर कर रहे हैं? सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी नहीं है। देरी इसलिए भी कहूँगा क्योंकि ये वही बात आ जाती है कि कहते हैं ना कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इस चीज़ को देखते हुए मैंने इनको लिफ्ट दी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, सुधर जाएंगे। लेकिन इन लोगों का हौसला और बढ़ता रहा, मेरे अगेंस्ट इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और तेज़ होती हुई और आज दिन तक चलती आ रही हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, अपने जो सीनियर नेता हैं उनको मतलब इस चीज़ का है? हाँ, जैसे अभी आप बता रहे थे कि यस पूछ रहे थे कि इस डीडीसी इलेक्शन में ही क्यों, क्योंकि मैं पहले भी मीडिया वाइट में ये बात कह चुका हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने जा रहा था 7 अगस्त 2019 को, जब यहाँ पे 370 टूटा था। लेकिन 5 को स्टेट बंद हो गया, 5 को इसका हुआ था ना सर, तो 5 को वो भी डिले हो गया। उसके बाद ये 3-4 महीने ऐसा रहा, फ़ोन बंद, सर्विसेज बंद, नेट बंद। फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई भी है, मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए देहरादून चला गया, वापस आया इनकी फिर हरासमेंट शुरू हो गई। फिर उसके बाद सर मार्च लास्ट में जाके मेरा डन था कि अब वापस गवर्नर हाउस जाके कश्मीर में इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करना है और गवर्नर साहब से अपील करनी है कि इन गुंडों के ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन जैसे ही 23 तारीख को कोरोना का बिगुल बज चुका और सारे देश में ये महामारी फैल गई और वहाँ भी डिले हो गया। ये चीज़ 7-8 महीने से ये चीज़ देख रहे हैं। अब जब हमने देखा कि अब लोग
जैसे बिहार में इलेक्शंस हुआ, हज़ारों लाखों की रैलीज़ हो रही हैं, फिर हमने कोरोना का प्रकोप को कम देखते हुए फिर हमने डिसाइड किया आज से ये हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रोसेसिंग आज नहीं है, ये आज से 1.5 महीना पहले से स्टार्ट हो चुकी है। अभी डीडीसी का इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था तब से, और आज जाके प्रेस वालों की तरफ से आज का दिन हमारा डिसाइड हुआ था। दिलबाग जी, जिस तरह से आप जंगल राज का जो एक इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड एलिगेशन उन पे लगा रहे हैं, तो ये आपके साथ ही हो रहा है या बाकी भी कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसी कुछ हादसे हो चुके हैं? सर ये क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है, मैं बोल पा रहा हूँ। मेरे जैसे हज़ारों वर्कर के साथ, हज़ारों लोगों के साथ वहाँ कालाकोट में हुआ, आज दिन तक कोई नहीं बोला। सबूत के बिहार पे अगर इतिहास उठा के देख लीजिए, 2014 के असेंबली इलेक्शन में, 2014 के असेंबली इलेक्शन में मेरे ही वहाँ पे पोलिंग स्टेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एजेंट एक टीनेजर लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुई थी। FIR नंबर 93 पढ़ लीजिए, उसके साथ भी ऐसा हुआ था। उसमें कौन लोग मुलव्वस थे? उसमें यही ठाकुर लोग मुलव्वस थे। ठाकुर लोग, रणधीर सिंह, रिशपाल सिंह, तब ये सारी एक ही गैंग के लोग हैं, ठीक है, ये सारे लोग थे। और उसके बाद सर, उसके बाद इनकी हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी सरकार यहाँ भी बन गई है स्टेट के अंदर। सेंटर में तो ऑलरेडी हमारी थी ही, और उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी भी की हमारी सीट थी। मैंने सोचा अब शिकंजा इनके ऊपर कसा जाएगा, लेकिन शिकंजा कसा नहीं गया। ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और ज़्यादा बीजेपी की वर्कर को हरासमेंट। जाइए सर, इन्होंने मिनिस्टर के जो PRO वहाँ पे, उनको बीच बाजार में सर मारा, इतना भगा के मारा। इस तरह की गुंडागिर्दी सर आज के इस 21वीं सदी में पुलिस क्या कर रही है? दिलबाग जी, पिछले 6 साल से आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। अब तो उनको आपके मतलब सर पे ही बिठा दिया। अब आपको लगता है बीजेपी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ? बीजेपी क्या करनी है? बीजेपी कौन सी कार्रवाई करनी है? कार्रवाई तो सर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है ना। ये हमारी अपील गवर्नर साहब से है। DGP साहब भी तो बीजेपी के हैं। नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बीजेपी का नहीं माना जा सकता। मैं सेंटर से भेजे गए? नहीं, भेजे तो गए हैं, लेकिन सर वो तो हालात यहाँ पे क्रिमिनल लोगों को बचाने के लिए नहीं, उनको अंदर लगाने के लिए आए हैं, ठीक है, इस तरह। और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि इनका इतिहास बहुत अच्छा है और हम सुनते आए हैं, यूपी से हैं, मैं भी यूपी में 10 साल रह चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब अब इन क्रिमिनल लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। DGP साहब हमारे दिलबाग सर, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे कि अब इनके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। और इनके ऊपर सर जितनी भी कंप्लेंट्स है कालाकोट के अंदर, वो सर सीधी सी बात है, इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर ही नहीं पाता आज दिन तक। रिसेंटली आपने 3-4 महीने पहले का एक किस्सा देखा होगा, एक पर्टिकुलर समुदाय को, लोगों को टारगेट करके, मुस्लिम लोगों को इन्होंने सर मंडवा दिए थे, इनके मुंह काला कर दिया था, नंगे करके सियालसी मार्केट में घुमाया गया था। उनका कारण, उनका रीज़न सिर्फ यही था कि उनके खिलाफ बोले नहीं थे, उनको सिर्फ रोका गया था कि सर ये कब्रिस्तान है हमारा, पिछले 50-60 सालों से हमारे दादा परदादा यहाँ पे उनकी कब्रिस्तान है, इनको मत उखाड़ो। रणधीर सिंह कॉन्ट्रैक्टर ने, या उसके भाई हैं जो पता नहीं अजय सिंह या क्या है, उन्होंने वहाँ पे JCB लगा के काम कर रहे थे, और इतना ही सिर्फ उस लड़के ने रोका, और उसका सिला उसको ये मिला कि पूरी दुनिया में उसको डिफेम होना पड़ा। सर मंडवाना ये कौन सा सर राज है? ये कौन सा? ये तो सुना था 18वीं शताब्दी में ऐसा चलता था, लेकिन सर हम आज़ाद देश के लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, आज ये चीज़ नहीं चल सकती। बीजेपी के नेताओं को ये चीज़ नज़र नहीं आई, तो वैसे ही लोगों को अपनी पार्टी में ले आए। अच्छा, बीजेपी में आने से पहले ये वाला किस्सा जो मैंने अभी बात की है, ये वाला क्या बीजेपी को दिखा नहीं है? वहाँ पे बीजेपी के ST मोर्चा के स्टेट प्रधान है मेरे ख्याल से होशन जी, उन्होंने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि ठाकुरों ने गुंडागिर्दी डाली हुई है। लेकिन ये चीज़ देखते हुए भी 1 महीने बाद इसको बीजेपी में लाया गया। अब हम छोटे वर्कर हैं, हम क्या कहेंगे? अब ऊपर से क्या स्ट्रेटजी बन रही है, कैसे लोगों को पार्टी में लाया जा रहा है, इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अब आपको अपना फ्यूचर कहाँ नज़र आ रहा है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कार्रवाई हो सकता है कि आप पे ही हो जाए। किस टाइप की कार्रवाई हम पर हो जाए? पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से जो भी कार्रवाई, अगर पार्टी हमें निकालना चाहेगी ना, रविंद्र रैना जी मुझे पार्टी से निकाल देंगे ना, तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास और JP नड्डा जी के पास, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके पास भी जाऊंगा कि सर वहाँ पे इस कदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये चीज़ इन्हीं क्रिमिनल लोगों को पार्टी के अंदर लाके, मैं इतने साल से फरियादता रहा, अपनी फरियाद रैना साहब से करता रहा, सबसे करता रहा, उनको नहीं सुना गया। आज उसी क्रिमिनल लोगों को उठा के पार्टी में लाया गया
और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, वो स्टेट प्रधान बना दिए गए, अब मुझे निगलेक्ट करके उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? सर कार्रवाई तो इनके खिलाफ पार्टी नहीं करती है, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं नहीं इसे कह सकता कि इसे आप पार्टी से निकाल दो। वो पार्टी डिसीजन लेगी, रैना साहब नहीं लेंगे तो हम जेपी नड्डा साहब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, अमित शाह जी साहब से भी, क्योंकि ये मैंने अभी एक हफ़्ता पहले मोदी जी को और अमित शाह जी को लेटर लिखा है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और मुझे पूरा आश्वासन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी हमारे एक बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, इस चीज़ पर संज्ञान लेंगे और ऊपर से रैना जी को डायरेक्शन देंगे कि ऐसे लोगों को देखा जाए और एक्शन लिया जाए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ दिलबाग सिंह जी, जो कि कालाकोट के रहने वाले हैं और पिछले 6 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और एनसी के जो लोग थे वो इनके साथ, जो इनका आरोप है कि इन पे अत्याचार करते थे या इनके साथ जो है मिसबिहेविंग करते थे, या काफ़ी सारे इन्होंने जो एप्लीकेशनें भी दी हैं, कंप्लेंटें भी की हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई नहीं। और अब जो है ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस एनसी नहीं है, अब ये लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे कार्रवाई इन पे होती है या उन पे होती है जिन पे इन्होंने आरोप लगाए हैं। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मैडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।